21,000 के इनाम। क्या लविश नेकी के होगा नाम? बाल सत्र में अध्यक्ष के रूप में किया सदन का संचालन। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय। नमस्कार। नमस्कार। हम हिमाचल प्रदेश के इस विधानसभा की इस विशेष बाल सत्र की प्रश्नकाल की कार्यवाही का संपादन करेंगे। प्रश्न संख्या 1, माननीय सदस्य सुश्री अक्षरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश में कितनी राजनीति से भरी, कितनी राजकीय करियर काउंसलिंग संस्थान मौजूद हैं? सरकार विवरण सदन के सभा पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 2, क्या प्रदेश में शिक्षा विभाग राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की करियर काउंसलिंग का विचार रखता है? अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री सुश्री कामाख्या कौंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि राज्य में एक भी राजकीय करियर काउंसलिंग संस्थान मौजूद नहीं है। माननीय महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि करियर काउंसलिंग का मुद्दा सरकार के ध्यानार्थ पहली बार आया है और इस विषय की एक भी राज्यों के जीवन में अहमियत समझते हुए मैं हमारे विभाग के अधिकारियों से इस विषय पर अवश्य चर्चा करूंगी। करियर काउंसलिंग व्यवस्था को शीघ्र अति शीघ्र प्रदेश में लागू करने के प्रयास विभाग द्वारा किए जाएंगे। मेरा माननीय सदस्य से भी आग्रह रहेगा कि बेहतर व्यवस्था के लिए आपके विचार भी हमारे विभाग से साझा करें। माननीय सदस्य श्री तमेश। अध्यक्ष महोदय, दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा मैं जो इस सदन में मुझे आवाज बुलंद करने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री जी, बच्चों की सर्वांगीण विकास हेतु कैरियर काउंसलिंग अति आवश्यक है। जहां लाखों युवाओं की भीड़ पारंपरिक विषय से जुड़े रोजगार तलाशने में जुटी रहती है, वहीं वर्तमान जरूरतों के हिसाब से नए कैरियर के विकल्पों की बच्चों को जानकारी नहीं है। बच्चे की योग्यता और क्षमता के आधार पर सही कैरियर का विकल्प बताने वाले काउंसलर्स न सिर्फ उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं, उक्त व्यवस्था को विभाग द्वारा कब तक लागू करने का विचार रखता है और नहीं तो क्यों? माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री सुश्री कामाख्या कौंडल। माननीय सदस्य, जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया, उक्त व्यवस्था का ध्यान पहली बार सदन के माध्यम से मुझे दिलाया गया है। मैं सदन को आश्वासन देती हूं कि इस दिशा में मेरे विभाग द्वारा अवश्य ही कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग देश के जाने माने करियर काउंसलर से इस विषय में राय लेगा और ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा कि राज्य के आखिरी बच्चे तक इसका लाभ पहुंचे। प्रश्न संख्या 2, माननीय सदस्य सुश्री आस्था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि पर्यावरण संरक्षण बच्चों के स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में गत 2 वर्ष में राज्य के जंगलों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? विवरण सदन की सभा पटल पर रखें। खंड संख्या 2, गत 2 वर्ष में सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या क्या कदम उठाए गए और अगर नहीं तो क्यों? विवरण सदन की सभा पटल पर रखें। माननीय पर्यावरण मंत्री सरदार परमजीत सिंह। सत्कारयोग अध्यक्ष जी, मैं थोड़े माध्यम द्वारा सदन ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ 915 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, जिथे साल 2019 ਵਿੱਚ 37,000
33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जंगल सी। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆ ਖੇਤਰ 37,948 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। अध्यक्ष जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ केवल 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ हेतु जागरूकता अभियान, पौधारोपण अभियान ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ जंगल आधारित कानूनों की पालना करने हेतु सख्त कदम उठाए गए ने ਅਤੇ सरकार ਵੱਲੋਂ इलैक्ट्रिकल व्हीकलों ਨੂੰ भी बढ़ावा दिता जा रहा है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 3, माननीय सदस्य सुश्री तन्वी शर्मा। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि प्रदेश में बच्चों द्वारा बढ़ रहे नशे के उपयोग एवं उन्हें ठीक करने हेतु राज्य में कितने नशा मुक्ति केंद्र हैं? सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तुषार आनंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर 91 नशा मुक्ति केंद्र हैं, जिसका विवरण इस प्रकार से है। जिला बिलासपुर में 1 केंद्र, जिला चंबा में 0 केंद्र, जिला हमीरपुर में 5 केंद्र, जिला कांगड़ा में 15 केंद्र, जिला किन्नौर में 0 केंद्र, जिला कुल्लू में 3 केंद्र, जिला लाहौल एवं स्पीति में 0 केंद्र, जिला मंडी में 3 केंद्र, जिला शिमला में 13 केंद्र, जिला सिरमौर में 4 केंद्र, जिला सोलन में 22 केंद्र और जिला ऊना में 25 केंद्र। माननीय सदस्य श्री साहिल कपूर। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बताएं कि शिमला, ऊना, सोलन और कांगड़ा में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बाकी जिलों के अलावा इतनी अधिक क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला ऊना, जिला सोलन और जिला कांगड़ा की सीमा पंजाब राज्य से लगती है, जिस कारण यहाँ नशे की तस्करी, जिनमें मुख्य रूप से जिट्टा, जिसे स्मैक भी कहा जाता है, प्रबल है। इसके रोकथाम हेतु हमारी सरकार कड़े कदम उठा रही है। वहीं जिला शिमला राज्य का केंद्र है और यहाँ हमारे राज्य में नशे से लड़ रहे युवाओं की सुविधा हेतु 13 केंद्र मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार कब तक अपनी नाकामयाबी के लिए खाना पूर्ति करती रहेगी? हम सभी सदस्यों के समक्ष नशे की समस्या प्रत्यक्ष रूप से जाहिर है और हमारी सरकार अपने दायित्व के निर्वहन पर बस 1-2 तस्करों को जेल में डाल रही है। मुख्यमंत्री जी, सरकार कब तक अपने झूठे आश्वासनों से प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाती रहेगी? आज हिमाचल प्रदेश में खेल के मैदानों से लेकर रेलवे ट्रैक्स तक नशा करता युवा एक आम नजारा है। आज इंजेक्शन और चिट्टे के प्रयोग के विषय में इस तरह से बात की जाती है जैसे मोमोज की बात की जा रही हो। अभिभावकों के मन में आज एक डर सा बैठता चला जा रहा है कि कहीं बच्चा घर से बाहर निकलते ही नशे की जकड़ में न आ जाए। ऐसे में बच्चों का घर से बाहर निकलना ही एक गुनाह सा हो गया है। यदि सरकार इस पर रोक न लगाए तो इससे एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से ठोस कार्रवाई की मांग करती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये आश्वासन की सरकार माननीय है, विधायक, ये कब तक कृपया हमारे अपना राज्य स्थान के ग्रहण युवाओं के कीजिए। साथ खिलवाड़ करती रहेगी? माननीय विधायक, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सदन की मर्यादा को बनाए रखिए। सदन की मर्यादा को बनाए रखिए। कृपया शांत रहिए। सदन की मर्यादा को बनाए रखिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शांत रहिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शांत रहिए। अगर आप सभी शांत नहीं हुए तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। शांत रहिए। अगर आप सभी शांत नहीं हुए, सदन को स्थगित कर दूंगा। मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सदन के एक जिम्मेदार सदस्य हैं, लेकिन फिर भी सदन आपको बिना अनुमति बोलने का अधिकार नहीं दे सकता।
इस तरह बोलकर आप अपने साथी सदस्यों को क्या संदेश दे रहे हैं? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आप इस घटना पर प्रकाश डालना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं। हमारे साथी सदस्यों के जो भी कंसर्न है मैं उन्हें समझती हूँ। मेरा उत्तर भले ही माननीय नेता प्रतिपक्ष को खानापूर्ति लग सकता है, पर मैं अपनी जनता के लिए सदैव कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रही हूँ। मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती लत से मैं भी दुखी रहती हूँ और इसलिए माननीय गृह मंत्री जी को सख्त कार्रवाई करने के मेरे निर्देश हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस समस्या के निवारण हेतु हर संभव प्रयास कर रही है और जल्द ही इस सदन को इन प्रयासों का परिणाम धरातल पर देखने को मिलेगा। अभी हमारे कार्यकाल को थोड़ा ही समय हुआ है, जल्दी आपको हमारे द्वारा किए गए प्रयास दिख जाएंगे, तो थोड़ा सब्र रखिए। यह कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 4, माननीय सदस्य श्री व्योम सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में बच्चों एवं युवाओं के खेलने हेतु कौन कौन से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार सदन पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 2, हमारे पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु धनराशि व सरकारी नौकरी देने के प्रावधान है, जबकि हमारे राज्य में प्रोत्साहन की सुदृढ़ व्यवस्था न होने के कारण अभिभावक खेलों में बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार क्या खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु कोई विचार रखती है? अगर हाँ तो क्या, अगर नहीं तो क्यों? माननीय खेल मंत्री श्री व्योम ठाकुर। वेदांत ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सब सभा को यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, गोल्फ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, टेनिस, वॉलीबॉल, जूडो, कुश्ती, खो खो, हैंडबॉल जैसे पारंपरिक खेलों के साथ ही पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, आइस स्केटिंग, ट्रैकिंग जैसे रोमांचक खेलों में भी बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की नौकरियों में 3% के कोटे का प्रावधान मौजूद है। इन नौकरियों में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 में सीधी भर्ती का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में भी 52 खेलों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटे का प्रावधान है। माननीय महोदय, इसी के साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ राज्य की तर्ज पर सितंबर माह में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करने का भी विचार रखती है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय। नमस्कार। नमस्कार। हम हिमाचल प्रदेश के इस विधानसभा की इस विशेष बाल सत्र की प्रश्नकाल की कार्यवाही का संपादन करेंगे। प्रश्न संख्या 1, माननीय सदस्य सुश्री अक्षरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश में कितनी राजनीति से भरी, कितनी राजकीय करियर काउंसलिंग संस्थान मौजूद हैं? सरकार विवरण सदन के सभा पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 2, क्या प्रदेश में शिक्षा विभाग राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की करियर काउंसलिंग का विचार रखता है? अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री सुश्री कामाख्या कौंडल।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि राज्य में एक भी राजकीय करियर काउंसलिंग संस्थान मौजूद नहीं है। माननीय महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि करियर काउंसलिंग का मुद्दा सरकार के ध्यानार्थ पहली बार आया है और इस विषय की एक भी राज्यों के जीवन में अहमियत समझते हुए मैं हमारे विभाग के अधिकारियों से इस विषय पर अवश्य चर्चा करूंगी। करियर काउंसलिंग व्यवस्था को शीघ्र अति शीघ्र प्रदेश में लागू करने के प्रयास विभाग द्वारा किए जाएंगे। मेरा माननीय सदस्य से भी आग्रह रहेगा कि बेहतर व्यवस्था के लिए आपके विचार भी हमारे विभाग से साझा करें। माननीय सदस्य श्री तमेश। अध्यक्ष महोदय, दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा मैं जो इस सदन में मुझे आवाज बुलंद करने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री जी, बच्चों की सर्वांगीण विकास हेतु कैरियर काउंसलिंग अति आवश्यक है। जहां लाखों युवाओं की भीड़ पारंपरिक विषय से जुड़े रोजगार तलाशने में जुटी रहती है, वहीं वर्तमान जरूरतों के हिसाब से नए कैरियर के विकल्पों की बच्चों को जानकारी नहीं है। बच्चे की योग्यता और क्षमता के आधार पर सही कैरियर का विकल्प बताने वाले काउंसलर्स ना सिर्फ उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं, उक्त व्यवस्था को विभाग द्वारा कब तक लागू करने का विचार रखता है और नहीं तो क्यों? माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री सुश्री कामाख्या कौंडल। माननीय सदस्य, जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया, उक्त व्यवस्था का ध्यान पहली बार सदन के माध्यम से मुझे दिलाया गया है। मैं सदन को आश्वासन देती हूं कि इस दिशा में मेरे विभाग द्वारा अवश्य ही कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग देश के जाने माने करियर काउंसलर से इस विषय में राय लेगा और ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा कि राज्य के आखिरी बच्चे तक इसका लाभ पहुंचे। प्रश्न संख्या 2, माननीय सदस्य सुश्री आस्था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि पर्यावरण संरक्षण बच्चों के स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में गत 2 वर्ष में राज्य के जंगलों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? विवरण सदन की सभा पटल पर रखें। खंड संख्या 2, गत 2 वर्ष में सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या क्या कदम उठाए गए और अगर नहीं तो क्यों? विवरण सदन की सभा पटल पर रखें। माननीय पर्यावरण मंत्री सरदार परमजीत सिंह। सत्कारयोग अध्यक्ष जी, मैं थोड़े माध्यम द्वारा सदन ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ 915 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, जिथे साल 2019 ਵਿੱਚ 37033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जंगल सी, उथे ही साल 2022 ਵਿੱਚ आ क्षेत्र 37948 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। अध्यक्ष जी, मैं थोड़े माध्यम द्वारा सदन ਨੂੰ ਇਹ भी दस देना चाहना कि केवल 2 सालों में सरकार द्वारा रुखा के बचाव हेतु जागरूकता अभियान, पौधारोपण अभियान के नाल जंगल आधारित कानूनों की पालना करने हेतु सख्त कदम उठाए गए ने अते सरकार वालों इलैक्ट्रिकल व्हीकलों को भी बढ़ावा दिता जा रहा है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 3, माननीय सदस्य सुश्री तन्वी शर्मा। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि प्रदेश में बच्चों द्वारा बढ़ रहे नशे के उपयोग एवं उन्हें ठीक करने हेतु राज्य में कितने नशा मुक्ति केंद्र हैं? सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तुषार आनंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर 91 नशा मुक्ति केंद्र हैं, जिसका विवरण इस प्रकार से है। जिला बिलासपुर में 1 केंद्र, जिला चंबा में 0 केंद्र, जिला हमीरपुर में 5 केंद्र,
जिला कांगड़ा में 15 केंद्र, जिला किन्नौर में 0 केंद्र, जिला कुल्लू में 3 केंद्र, जिला लाहौल एवं स्पीति में 0 केंद्र, जिला मंडी में 3 केंद्र, जिला शिमला में 13 केंद्र, जिला सिरमौर में 4 केंद्र, जिला सोलन में 22 केंद्र और जिला ऊना में 25 केंद्र। माननीय सदस्य श्री साहिल कपूर। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बताएं कि शिमला, ऊना, सोलन और कांगड़ा में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बाकी जिलों के अलावा इतनी अधिक क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला ऊना, जिला सोलन और जिला कांगड़ा की सीमा पंजाब राज्य से लगती है, जिस कारण यहाँ नशे की तस्करी, जिनमें मुख्य रूप से जिट्टा, जिसे स्मैक भी कहा जाता है, प्रबल है। इसके रोकथाम हेतु हमारी सरकार कड़े कदम उठा रही है। वहीं जिला शिमला राज्य का केंद्र है और यहाँ हमारे राज्य में नशे से लड़ रहे युवाओं की सुविधा हेतु 13 केंद्र मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार कब तक अपनी नाकामयाबी के लिए खाना पूर्ति करती रहेगी? हम सभी सदस्यों के समक्ष नशे की समस्या प्रत्यक्ष रूप से जाहिर है और हमारी सरकार अपने दायित्व के निर्वहन पर बस एक दो तस्करों को जेल में डाल रही है। मुख्यमंत्री जी, सरकार कब तक अपने झूठे आश्वासनों से प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाती रहेगी? आज हिमाचल प्रदेश में खेल के मैदानों से लेकर रेलवे ट्रैक्स तक नशा करता युवा एक आम नजारा है। आज इंजेक्शन और चिट्टे के प्रयोग के विषय में इस तरह से बात की जाती है जैसे मोमोज की बात की जा रही हो। अभिभावकों के मन में आज एक डर सा बैठता चला जा रहा है कि कहीं बच्चा घर से बाहर निकलते ही नशे की चक्कर में न आ जाए। ऐसे में बच्चों का घर से बाहर निकलना ही एक गुनाह सा हो गया है। यदि सरकार इस पर रोक न लगाए तो इससे एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से ठोस कार्रवाई की मांग करती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये आश्वासन की माननीय सरकार है विधायक, कि कब तक कृपया हमारे अपना राज्य के स्थान युवाओं ग्रहण के कीजिए। साथ खिलवाड़ करती रहेगी? माननीय विधायक, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सदन की मर्यादा को बनाए रखिए। सदन की मर्यादा को बनाए रखिए। कृपया शांत रहिए। सदन की मर्यादा को बनाए रखिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शांत रहिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शांत रहिए। अगर आप सभी शांत नहीं हुए तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। शांत रहिए। अगर आप सभी शांत नहीं हुए सदन को स्थगित कर दूंगा। मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सदन के एक जिम्मेदार सदस्य हैं, लेकिन फिर भी सदन आपको बिना अनुमति बोलने का अधिकार नहीं दे सकता। इस तरह बोलकर आप अपने साथी सदस्यों को क्या संदेश दे रहे हैं? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आप इस घटना पर प्रकाश डालना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं। हमारे साथी सदस्यों के जो भी कंसर्न है मैं उन्हें समझती हूँ। मेरा उत्तर भले ही माननीय नेता प्रतिपक्ष को खाना पूर्ति लग सकता है, पर मैं अपनी जनता के लिए सदैव कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रही हूँ। मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती लत से मैं भी दुखी रहती हूँ और इसलिए माननीय गृह मंत्री जी को सख्त कार्यवाही करने के मेरे निर्देश हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस समस्या के निवारण हेतु हर संभव प्रयास कर रही है और जल्द ही इस सदन को इन प्रयासों का परिणाम धरातल पर देखने को मिलेगा। अभी हमारे कार्यकाल को थोड़ा ही समय हुआ है, जल्दी आपको हमारे द्वारा किए गए प्रयास दिख जाएंगे, तो थोड़ा सब्र रखिए। यह कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 4, माननीय सदस्य श्री व्योम सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में बच्चों एवं युवाओं के खेलने हेतु कौन कौन से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है? सरकार सदन पटल पर रखे
प्रश्न संख्या 2, हमारे पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु धनराशि व सरकारी नौकरी देने के प्रावधान है, जबकि हमारे राज्य में प्रोत्साहन की सुदृढ़ व्यवस्था न होने के कारण अभिभावक खेलों में बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार क्या खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु कोई विचार रखती है? अगर हाँ तो क्या, अगर नहीं तो क्यों? माननीय खेल मंत्री श्री व्योम ठाकुर, वेदांत ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सब सभा को यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, गोल्फ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, टेनिस, वॉलीबॉल, जूडो, कुश्ती, खो खो, हैंडबॉल जैसे पारंपरिक खेलों के साथ ही पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, आइस स्केटिंग, ट्रैकिंग जैसे रोमांचक खेलों में भी बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की नौकरियों में 3% के कोटे का प्रावधान मौजूद है। इन नौकरियों में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 में सीधी भर्ती का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में भी 52 खेलों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटे का प्रावधान है। माननीय महोदय, इसी के साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ राज्य की तर्ज पर सितंबर माह में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करने का भी विचार रखती है। प्रश्न संख्या 5, माननीय सदस्य सुश्री चारुप्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों का हृदय कोमल होता है। ऐसे में जब वे अपने परिवार के बड़ों को चरमराई हुई चिकित्सा व्यवस्था के कारण गंभीर हालत में देखते हैं, तो उनका प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। बच्चों से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का समय पर इलाज न होने के कारण काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराने के लिए प्रदेश में कितने सक्रिय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र मौजूद हैं? सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 2, प्रदेश में कुछ पीएचसी मात्र नाम की ही पीएचसी हैं। यहाँ ना तो डॉक्टर हैं और ना ही प्राथमिक सुविधाएं। आम आदमी को बुनियादी चिकित्सा मुहैया कराने के लिए सरकार क्या विचार रखती है? सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। माननीय चिकित्सा मंत्री सुश्री निकुंज रांगटा। मैं सदन को बता दूं कि प्रदेश में कुल 606 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सभी पीएचसी कार्यान्वित स्थिति में है। यदि माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सवाल के अनुसार इन चिकित्सा केंद्रों के नाम मौजूद हैं, तो वह विभाग के अधिकारियों को सीधा सूचित करे। विभाग उचित एवं तीव्र कार्यवाही कर उक्त समस्या के निवारण हेतु कर्तव्यबद्ध है एवं उचित कार्यवाही का आश्वासन माननीय सदस्य को देता है। प्रश्न संख्या 6, माननीय सदस्य सुश्री सोनम युडोन। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 2, प्रदेश के प्रमुख एवं ऐतिहासिक मंदिरों की जो प्रदेश की संस्कृति का भी प्रतीक है, उन तक पहुंचने वाली सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता है, उन तक जिसके कारण हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को अनेकों तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसे में सरकार इन सड़कों की मरम्मत का कोई विचार रखती है? अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री सुश्री दिव्यांशी शर्मा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहती हूं कि प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सरकार ने हाल ही में शिमला में समर फेस्टिवल का आयोजन किया है। प्रदेश सरकार ने हमारे राज्य यानी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य नाटी के संरक्षण एवं इसके प्रोत्साहन के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से समय समय पर आयोजन करती रहती है। मैं सदन को बता दूं कि प्रदेश में कला एवं संस्कृति को संजोए रखने के लिए विभिन्न जगह पर संग्रहालय भी मौजूद है। प्रश्न संख्या 2, प्रदेश सरकार हिमाचल के प्रमुख पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का प्रतीक है, उन मंदिरों तक पहुंचने वाली सड़कों के मरम्मत के लिए विचार रखती है, परंतु अभी तक इन मंदिरों में श्रद्धालुओं के आवाजाही के कारण सरकार ने कुछ समय के लिए इस पर रोक लगाया है। जब मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी तब सरकार द्वारा तय किए हुए विभाग इस कार्य को पूर्ण करेंगे। महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को बता देना चाहती हूं कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक पर्यटन स्थल से जुड़ा हुआ प्रत्येक रिकॉर्ड मांग रही है, इकट्ठा कर रही है, जिससे हम एक नया पर्यटन रूट बना सकें ताकि हिमाचल प्रदेश धार्मिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन एवं रोमांचकारी पर्यटन के विषय में एक समग्र नीति बना सके। हम पर्यटकों को सुविधाएं देने के लिए देश के प्रमुख मंदिरों की व्यवस्था का भी अध्ययन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं, हमारी सरकार जानती है कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 1/4 आबादी यहाँ आने वाले पर्यटकों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। माननीय मंत्री जी, इस बात तो सच बोल रहे हैं ना आप, क्योंकि ये हमारी धार्मिक आस्था का सवाल है और आप अपने झूठे वादों के चक्कर में कहीं सरकार को बड़े नुकसान का सामना न करने दे पड़े। जरा ध्यान रखिएगा इस बात का। माननीय सदस्य, बैठे बैठे और वह भी बिना अनुमति के बोलना सदन की गरिमा के खिलाफ है। यह सदन प्रदेश के हर नागरिक का है। आप अपनी इन धार्मिक राजनीति को सदन के बाहर रखिए, नहीं सदन आप पर कड़ी कार्रवाई लेने के लिए कटिबद्ध है। महोदय, मैं अपने साथी द्वारा की गई इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि दोबारा मेरे किसी साथी द्वारा ऐसी गलती नहीं होगी। प्रश्न संख्या 7, माननीय सदस्य सुश्री साक्षी चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कितनी सरकारी परीक्षाएं कराई गई। सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द की गई। सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री सुश्री मिशल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा को यह बताना चाहूंगी कि प्रदेश में गत 1 वर्ष में 2 सरकारी परीक्षाएं करवाई गई तथा प्रदेश में 2 परीक्षाओं को पेपर लीक के मामले में रद्द कर दिया गया। माननीय उपनेता प्रतिपक्ष हरिओम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे मेरी बातों को रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, आज मैं आप सभी के समक्ष खड़ा हूं उस मुद्दे की रोशनी में जिसकी वजह से हमारी शिक्षा प्रणाली पर कहीं ना कहीं अंधकार छाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल पेपर लीक की। आज इस अपमानजनक घटना ने एक बार फिर सरकार की अक्षमता को सबके सामने जाहिर कर दिया। इसकी वजह से सरकार द्वारा किए गए चंद सरलतम कार्य भी आज मानो एक अराजक मेले के समान लगते हैं। महोदय, हिमाचल पेपर लीक सरकार की अयोग्यता को प्रमाणित करती है। यह घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं है, अपितु मैं तो यह कहूंगा कि एक संगठित विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महोदय, सरकार का दावा है कि वे शिक्षा सिस्टम को तो सुधारने में संलग्न है, लेकिन यह पेपर लीक बता रहा है कि उनकी नीतियों की सच्चाई कुछ और है। अगर संक्षेप में कहूं तो हिमाचल पेपर लीक की घटना ने सरकारी नेताओं की अनियंत्रितता और व्यवस्था की कहानी को आज जग जाहिर करके रख दिया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अजी कम से कम इतना तो बता दीजिए कि पेपर लीक के मामलों में कितने दोषियों को सरकार सजा दिलाने में सफल रही है, या फिर हम ये समझें
कि गुनहगारों को भी सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री सुश्री मिशल। आरोपियों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई और हमीरपुर परीक्षा मामला कोर्ट में लंबित है। प्रश्न संख्या 8 माननीय सदस्य श्री ठाकुर प्रशांत सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे ते पहले तुंदा आभार व्यक्त करदा कि तुम मिंजो इस पवित्र सदना च अपनी गल रखने का मौका दिता। माननीय महोदय, मैं तुंदे माध्यम आते मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता कि प्रदेश सरकार राज्य च रहिंदे पानिया के संकटा जो देखने हेतु प्रदेश सरकार घर घर पानी पहुंचाने हेतु क्या काम कर रही, इसका पूरा विवरण इस सभा पटल पर रखा जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री एवं जल स्वतंत्र प्रभार श्री तुषार आनंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा 68 विधानसभा क्षेत्रों में कितने पानी की आवश्यकता है और कितना पानी इन क्षेत्रों में पहले से मौजूद है और साथ ही साथ यह पानी कब तक चलाया जा सकता है और इस पानी को कहां पर जमा किया जा सकता है, इस सभी विषयों पर सरकार द्वारा एक कुंडली तैयार करवा दी गई है और जल्द ही ये आंकड़े जनता के सामने रखे जाएंगे। मैं ये बात सुनिश्चित कर देता हूं कि जब तक इस प्रदेश के एक एक व्यक्ति के घर तक नल से पानी पहुंच रहा है, तब तक हमारा विभाग इस क्षेत्र में कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 9 माननीय सदस्य सुश्री शालिनी ठाकुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि राज्य पर 75,000 करोड़ के कर्ज को खत्म करने की दिशा में वित्त विभाग द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में ओपीएस बहाल की गई है। ऐसे में इतने कर्ज के होते हुए क्या सरकार द्वारा यह स्कीम लागू करने पर विभाग पर पहले से ही चल रहा वित्तीय संकट गहराएगा नहीं। प्रश्न संख्या 3 क्या विभाग ओपीएस लागू करने के बाद सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यय की जाने वाली अनावश्यक राशि के रोकथाम हेतु कोई कार्य कर रहा है? यदि हाँ तो क्या, यदि नहीं तो क्यों? माननीय वित्त मंत्री श्री फैजान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार राज्य पर चल रहे 75,000 करोड़ के कर्ज को खत्म करने हेतु अपना पूरा प्रयास कर रही है। पिछली सरकारों द्वारा छोड़े गए वित्तीय बोझ को कम करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर आए हैं। 2024 में खत्म हो रहे शानन पावर प्रोजेक्ट लीज जो अभी पंजाब सरकार के हाथों में है, हिमाचल प्रदेश सरकार इसे भी हिमाचल में लाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने का मुख्य कारण प्रदेश के विकास के लिए दिन रात कार्य कर रहे लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। हमने केंद्र को एनपीएस फंड में राज्य सरकार द्वारा जमा कराई गई राशि को वापस राज्य सरकार को देने की मांग भी की थी, जो कि केंद्र सरकार ने नकार दी है, परंतु राज्य सरकार अपना हक लेने के लिए प्रयासरत है। महोदय, वित्त एक गंभीर मंत्रालय है महोदय, इसके सही प्रबंधन से ही प्रदेश ऊंचाइयों को छू सकता है। ऐसे में विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों द्वारा व्यय हर एक राशि का लेखा जोखा रखा जाता है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश में सरकार का एक भी पैसा अनावश्यक रूप से खर्च करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रश्न संख्या 10 माननीय सदस्य सुश्री निवेदिता जस्टा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि प्रदेश में बढ़ रही पार्किंग समस्या
को खत्म करने या घटाने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। माननीय शहरी विकास मंत्री सुश्री रिजा शेख। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि प्रदेश सरकार द्वारा पार्किंग की समस्या से निपटने हेतु पार्किंग सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। साथ ही नई निर्माणरत इमारतों में पार्किंग के नियम शहरी प्रशासन के बायलॉज के मुताबिक ही हो रहे हैं। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि जनता के समय को बचाया जाए और पार्किंग की समस्या से राहत दिलाई जाए। प्रश्नकाल समाप्त।